अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमरीकी फ़ौज की अफगानिस्तान में दर्जनों तालिबान हलाक करने की तस्दीक और दुनिया भर में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और हमसाय मुल्कों की सूरत हाल पर एक नज़र डालेंगे प्रोग्राम में। और हम आज के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, आज देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मेरे लिए तो ऐसे लगता है कि ये जैसे पाकिस्तान इतना सा हो गया कि जितना सा एक कमरा होता है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मुकदमे से बरी होने वाले के लिए जमीन कितनी तंग हो जाती है। और दिल्ली के चांदनी चौक में इफ्तार का मजा। अमेरिका की सबसे बड़ी कॉफी चेन के हजारों स्टोर्स नस्ली तासुब के खिलाफ ट्रेनिंग के लिए बंद। अमरीकी महकमा दफा ने तस्दीक की है कि उसने अफगानिस्तान में दर्जनों तालिबान हलाक किए हैं। इस बार वाक़े की मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे हमारे नुमाइंदा नदीम याकूब के पास। नदीम, तफसीलात क्या हैं, कहाँ पे हुआ ये अटैक और क्या इसमें कौन हलाक हुआ, कितनी हलाकतों की तादाद बताई गई है? सर, अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ओडोनल ने अखबार रसां इदारों को आज बताया कि अमरीकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े सूबे हेलमंद के इलाके मूसा किला में कार्रवाई करके 50 से ज़ायद तालिबान को हलाक किया। इनमें कुछ अहम रहनुमा भी शामिल हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये कार्रवाई जुमेरात को की गई, उस वक्त की गई जब अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से तालिबान जो थे वो एक जगह पर जमा थे, जहाँ पर वो बकौल उनके आइंदा के मंसूबों की मंसूबाबंदी कर रहे थे वहाँ पर हमलों की। उन्होंने कहा कि इस जो कार्रवाई है उसमें गाइडेड मिसाइल्स और रॉकेट्स इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 रोज़ में अमरीकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके तालिबान के मुतअद्दिद रहनुमाओं को हलाक किया है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि तालिबान के तर्जुमान जो हैं उन्होंने इन दावों को मुस्तरद किया और कहा कि मूसा किला में जहाँ ये कार्रवाई की गई वो आम शहरियों के घर थे और तालिबान का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। जी सर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। नदीम, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। और शिमाली कोरिया और अमरीका के सुदूर के दरमियान मुलाकात की तैयारी के लिए आज शिमाली कोरिया के नायब चेयरमैन किम योंग चोल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ से मुलाकात कर रहे हैं। किम योंग चोल पिछले तकरीबन 20 सालों में अमरीका आने वाले आला तरीन शिमाली कोरियाई ओहदेदार हैं। वो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह भी रह चुके हैं और इस साल जनूबी कोरिया में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले शिमाली कोरिया के वफ़द में भी शामिल थे। वज़ीर ख़ारजा पॉम्पेओ से उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क में होगी। ये वज़ीर ख़ारजा की किम योंग चोल से तीसरी मुलाकात होगी। जाहिर है वो बहुत गहराई में इससे पहले बातचीत कर चुके हैं जिसमें अमरीकी तवक्कुआत के बारे में तफसीली बात हुई है, लेकिन मैं इस मीटिंग से पहले मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी। अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान सरबराह मुलाकात सदर ट्रंप की जानिब से तनसीख के बाद दोबारा मुमकिन होती नजर आ रही है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप सिंगापुर में 12 जून को किम जोंग उन से मुलाकात से पहले 7 जून को जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे से इसी सिलसिले में मुलाकात करेंगे। और अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मजहबी आज़ादी को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने हुकूमतों पर जोर दिया कि वो अवाम के मजहबी हुकूक़ की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएं। रिपोर्ट में एक बार फिर रूस, ईरान, शिमाली कोरिया और म्यांमार को उन मुल्कों में शामिल किया गया है जहाँ सूरत हाल ख़ास तौर पर तशवीशनाक है। अमरीकी हुकूमत इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुल्कों में मजहबी आज़ादी की पामालियाँ रोकने के लिए इक़दाम भी करती है, जिनमें सिफारती दबाव और इमदादी प्रोग्रामों में तब्दीलियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान और ख़ित्ते के चंद दीगर मुल्कों के बारे में क्या कहा गया है, उसकी तफसील लेकर आए हैं अमान अज़हर। जी अमान। जी सारा, इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट पे बात करने से पहले यहाँ ये याद दहानी ज़रूरी है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान को मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक स्पेशल वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को डाला था। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में खुसूसन मजहबी अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदही के ज़रिए मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मजहबी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिशें नाकाफ़ी रहीं। फिर रिपोर्ट ये बताती है कि सन 2017 में 50 पाकिस्तानियों को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई गई, जिनमें से कम 17 को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नए केसेस दर्ज किए।
इसके अलावा रिपोर्ट में अहमदी, शिया, हिंदू और मसीही अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक और उनकी मजहबी आज़ादियों को यकीनी ना बनाए जाने से मुतल्लिक़ वाक़यात का भी जिक्र शामिल है। कलअदम इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से शिया हज़ारा समेत मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी अक़लियतों पर बड़े हमलों और उनसे होने वाले नुकसान की तफसीलात इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि गैर सरकारी तंजीमों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कुछ मौक़े पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से मजहबी बुनियादों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को कामयाबी से रोका भी गया। अगर भारत की जानिब एक नज़र डालें तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट कहती है कि साल 2017 के सिर्फ पहले 5 माह में मुल्क में मजहबी बुनियादों पर 296 तनाज़ात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 44 अफराद हलाक और तकरीबन 900 ज़ख्मी हुए। इन वाक़यात में ज़्यादातर मुसलमानों और मसीहों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में मुसलमानों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई ना किए जाने का भी जिक्र है। फिर रिपोर्ट ये भी कहती है भारत के हवाले से कि मजहबी अक़लियतों और उनकी इबादतगाहें हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के ख़तरे का पहले की निस्बत ज़्यादा शिकार हुई। एक नज़र बांग्लादेश की जानिब, जिसमें जो रिपोर्ट में जिन वाक़यात का जिक्र शामिल है उनमें कहा गया है कि बंगाली निसाब में शामिल गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन की कहानियों और अशार को किताबों से हज़फ किया गया। कई सौ मुसलमान बंगाली देहातियों ने मुल्क के जनूब मशरक़ी हिस्से में मौजूद बुद्ध कम्यूनिटी पर हमला करके 300 मकानात को जला डाला, जबकि नवंबर में एक फ़ेसबुक पोस्ट पर मुश्तइल हजूम ने रोमपुर में एक हिंदू आबादी पर हमला करके 30 से ज़ायद मकानों को जलाया। देहाती इलाकों में मकामी रहनुमाओं और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ख़वातीन के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए गए और मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गईं। मजहबी जो इस वक्त सूरत हाल है मजहबी आज़ादी की पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में, उसके बारे में तफसील अमान अज़हर ने हमें दी। थैंक यू वेरी मच अमान फॉर दिस रिपोर्ट। और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में जो सूरत हाल बताई गई है मजहबी आज़ादी की, उसके बारे में मुल्क के अवामी नुमाइंदों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए वो देखते हैं। पाकिस्तान में यकीनन अक़लियत जो हैं कुछ अरसे से जो बसने वाले अक़लियत हैं उनको एक सीरियस थ्रेट है और वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो है उनकी जानिब से है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो बड़ी प्रो माइनॉरिटी है और वो अक़लियतों के हक़ूक़ के लिए भरपूर हमारे साथ आवाज़ भी मिलाते रहते हैं। जहाँ मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये जानबदाराना रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है। आप कश्मीर के अंदर मुसलमानों की सूरत हाल देख लें, आप दलित्स की सिचुएशन देख लें, आप क्रिश्चियंस की हालत देख लें इंडिया के अंदर। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान पाक साफ़ है सारी बातों में, हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ हमारे माइनॉरिटी के लोग, हिंदू खातून दौलत आज मेरे साथ बैठती है एज ए सेनेटर। मैं खुद जानता हूँ कि हमारे चर्चेज़ हैं चकवाल में, अब उनके जब संडेज़ के समन्स होते हैं तो जनाब बाकायदा 8-10 आदमी पुलिस का वहाँ खड़े होते हैं, बैरिकेड्स लगते हैं, बाव लगा के उसके बाद उनका ये हो रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में न सिर्फ चर्चेज़ या गुरुद्वारे देख लें या हिंदू के टेंपल देख लें, आपने पिछले 15 सालों में देखा होगा कि पाकिस्तान के मसाजिद में, वहाँ बारगाहों में भी बहुत सारे हमले हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान के तहत नफरत पर मबनी मवाद रखने या फैलाने के इल्ज़ाम में 2300 से ज़्यादा, जबकि लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर 21,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 483 दहशतगर्दों की सज़ाए मौत पर भी अमल दरामद किया गया है। पाकिस्तान का आइन एक तरफ तो बेशतर हल्कों को अपने मज़हब पर अमल और उसके प्रचार की इजाज़त देता है, लेकिन तौहीन मज़हब के क़वानीन के नाजायज़ इस्तेमाल का निशाना बनने वाले जैसे हर तरह की आज़ादी खो ही बैठते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी मसीहियों की ज़िंदगी की एक झलक जिन्हें अदालत ने तो तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात से बरी कर दिया, लेकिन अवाम की अदालत में वो ख़ुद को अब भी जवाबदेह और कसूरवार पाते हैं। मेरे लिए तो ऐसे लगता है कि ये जैसे एक पाकिस्तान इतना सा हो गया कि जितना सा एक कमरा होता है। ना कारोबार कर सकते हैं, ना लोगों के साथ बाहर जा सकते हैं, बड़ी ज़िंदगी घुटन सी हो गई है। अगर यहाँ पे इक्वल सिटीजन का राइट हो तो हमारे लोग यहाँ से माइग्रेट क्यों करें, क्यों दूसरी जगह पे जाके वो असाइलम ले। पाकिस्तान में हम तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम कोई स्टैंड ले सकें।
लहजे और अल्फाज की सख्ती बताती है कि पाकिस्तानी झंडे में सफ़ेद चांद सितारे की नुमाइंदगी करने वाली बेशतर अक़लियती आबादी के दिल में शिकायतों की स्याही गहरी हो रही है। पाकिस्तानी आइन अक़लियतों के मुसावी हकूक़ की बात तो करता है, मगर कहीं ज़ाती मुफादात मजहबी लबादा ओढ़ कर जिंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी शख्स के ऊपर एक दफ़ा ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दें, इसका मतलब है उसका ख़ानदान तबाह हो गया, वो पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता। यूनुस मसीह ने तौहीन मजहब के मुकदमे में जेल काटी है। साल 2007 में इन्हें मौत की सज़ा भी दी गई, लेकिन 2013 में अदालत ने इन्हें बेगुनाह करार दे दिया और ये जेल से बाहर आ गए। जहाँ रिहाइश करते हैं वहाँ किसी न किसी तरीके से लोगों को पता चलता है तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वहाँ से फिर भागना पड़ता है। 2014 में पंजाब के शहर कसूर में मुश्तइल हजूम ने ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले 2 मसीही मियाँ बीवी शम्मा और शहजाद को इसी भट्टे में फेंक कर हलाक कर दिया था। शम्मा और शहजाद के रिश्तेदार जिंदा हैं, मगर आज भी एक ऐसे जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। जो सज़ा काट के आए हैं या बरी हो गई या इश्तिहारी हैं, उनसे हमें हर वक्त ख़तरा है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दी हैं जो पहले से ही बहुत ज़्यादा शर पसंद हैं। ब्लास्फेमी लॉ के मुताबिक कोई FIR काटते हैं तो बराए मेहरबानी उसको पहले असेस कीजिए कि क्या ये झूठा मुकदमा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये झूठा मुकदमा है तो बेसिकली तो फिर वो शख्स मुजरिम है, तो उसको आज तक क्यों सज़ा नहीं हुई। मसीही अक़लियत के नुमाइंदों का कहना है कि हुकूमती सतह पर पाकिस्तान में इनकी आवाज़ बनने के दावेदारों को भी अपना ही मुफाद अजीज़ है, तभी उनकी बरादरी के हकीकी मसाइल कभी सामने नहीं आते। हमारा तो कोई इलेक्शन ही नहीं होती, हमारी सिलेक्शन होती है। इसी वजह से ये जो लोग हमारे ही साथी जो ये सारा मामला देख रहे होते हैं, वो हमारी सपोर्ट कब कर रहे होते हैं, वो जस्ट बयानबाजी कर रहे होते हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मुकदमात और मजहब की जबरी तब्दीली जैसे वाक़यात में इजाफा अक़लियतों को तर्क वतन पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आप हमारे रेडियो प्रोग्राम्स बराह रास्त सुन सकते हैं और व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा भी देख सकते हैं। और अमेरिका की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन ने अपने हज़ारों स्टोर्स बंद कर दिए, लेकिन क्यों? और दिल्ली के चांदनी चौक की इफ्तार का मज़ा कैसा होता है? ये और कुछ और दिलचस्प रिपोर्ट्स अभी प्रोग्राम में बाकी हैं। पहले आइए देखते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड व्यू में। इसराइल ने फ़लस्तीन की तरफ से जंगबंदी के दावों को झुटलाते हुए कहा है कि उसने गजा की पट्टी की दूसरी तरफ से मॉर्टर गोले फायर किए जाने के बाद हमास के मजीद 25 ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले मिस्र की मदद से इलाके में जंगबंदी की खबरें आई थी, जबकि अमेरिका ने इसराइल पर हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी आज तलब किया है। बेल्जियम के हुक्काम ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ 2 पुलिस ऑफिसर समेत 3 अफराद को हलाक करने वाला बेंजामिन हरमन नामी शख्स एक सज़ा याफ्ता मुजरिम था जो जेल में शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हुआ और हमले से कुछ घंटे पहले आर्जी तौर पर रिहा हुआ था। पुलिस हमले की तहकीकात एक मुमकिन दहशतगर्दी के हमले के तौर पर कर रही है। जनूबी फ्रांस में सैकड़ों गायों का बेहतर खाने की तलाश में सालाना सफर मुनक्किद हुआ। मौसम सरमा के इख्तिताम पर मुकामी किसान अपनी गायों को सजाकर एक बुलंद मुकाम की तरफ ले जाते हैं, जहां घास बेहतर और वाफिर होता है। 2 दिन पर मुहित इस सफर में किसान अपने रेवड़ के साथ तकरीबन 60 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और रास्ते में लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन स्टारबक्स ने कल मुल्क भर में अपने 8,000 स्टोर्स दोपहर के बाद बंद रखे, ताकि कंपनी अपने 2.25 लाख मुलाजमीन को नस्ली तासुब के खिलाफ तरबियत दे सके। 12 अप्रैल को अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया के एक स्टारबक्स में पुलिस ने 2 स्याह-फाम नौजवानों को हिरासत में लिया था। मैनेजर ने शिकायत की थी कि नौजवान बिला वजह जहां मौजूद हैं। वीडियो वायरल हो गई, कंपनी पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम लगने लगा और उसे सख्त एहतजाज का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद स्टारबक्स ने न सिर्फ इन नौजवानों को हर्जाना अदा किया बल्कि मुल्क गिर सतह पर अपने अमले की ट्रेनिंग का ऐलान भी किया। हमारे साथ ही नीलोफर मुगल ने स्टारबक्स के स्टोर्स बंद करके स्टाफ को तरबियत देने के इक़दाम के बारे में सारिफीन से उनकी राय पूछी। आइए देखते हैं।
स्टारबक्स की कॉफ़ी शॉप्स पर सुबह शाम लोगों का हुजूम रहता है, क्योंकि लोग यहाँ ना सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं बल्कि दोस्तों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बग़ैर ख़रीदारी किए घंटों अपना वक्त यहाँ पर गुजारते हैं। इसलिए 2 सियाह फाम अमरीकियों को बग़ैर ख़रीदारी किए बैठे रहने की इजाज़त ना देना एक गैर मामूली वाक़या था। मंगल की दोपहर को जब स्टारबक्स के कस्टमर यहाँ स्टोर पर आए तो एक साइन ने उनका इस्तकबाल किया। आज हम स्टारबक्स जल्दी बंद कर रहे हैं ताकि हमारी टीम हमारे मिशन और लोगों से जुड़ सके। लेकिन स्टारबक्स के कस्टमर के लिए ये पैगाम क्या मायने रखता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे ख्याल में नस्ली तासुब की ये ट्रेनिंग करामत साबित हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये रातों रात मुमकिन होगा। तब्दीली में वक्त लगेगा। मैं स्टारबक्स का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ वक्तन फ़वक्तन आता रहता हूँ। इस ट्रेनिंग से अमेरिका में नस्ल परस्ती का खात्मा नहीं होगा। इसके लिए मज़ीद बातचीत और तबादला ख्याल की ज़रूरत है, जिससे लोगों को ये समझ में आएगी कि अब चीज़ों को तब्दील होना होगा और इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है। मैं अपनी हर बिजनेस मीटिंग और प्रोजेक्ट के लिए स्टारबक्स ही आता हूँ। ये एक सहूलत है। नस्ली तासुब के खिलाफ दी जाने वाली ये ट्रेनिंग एक मुस्बत और हौसला अफजा इक़दाम है, खास तौर पर जब आप एक ऐसी जगह रहते हों जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग रहते हों। स्टारबक्स ने हाल ही में बाथरूम के हवाले से भी अपनी पॉलिसी तब्दील की है, यानी अब कोई भी शख्स बगैर ख़रीदारी किए उनका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, वो वक्तन फ़वक्तन अपने मुलाजमीन के लिए नस्ली तासुब के हवाले से ट्रेनिंग करते आए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर स्टारबक्स की तरह अपने स्टोर बंद नहीं किए। इससे इस कंपनी ने करोड़ों डॉलर से कुछ कम का ही नुकसान उठाया है। लेकिन स्टारबक्स के जो कस्टमर हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि अमले की ट्रेनिंग के बाद से स्टारबक्स वक्त गुजारने के लिए मज़ीद बेहतर जगह बन जाएगी। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आज के अमेरिका में जहां नस्ल परस्ती एक इंतहाई हसास मौजू है, एक मारूफ अमेरिकी कमेडियन के करियर का ग्राफ एक ट्वीट के साथ ही आसमान से ज़मीन पर आ गिरा है। रोज़ैन अमेरिका की एक जानी मानी कमेडियन है। 90 की दहाई में उनका एक कामयाब शो टीवी पर आता था जो वर्किंग क्लास अमेरिकियों की ज़िंदगी की झलक पेश करता था। 20 साल बाद हाल ही में ये शो दोबारा शुरू किया गया और इस बार भी इंतहाई कामयाब रहा, जिस पर सदर ट्रंप ने भी इन्हें मुबारकबाद दी। लेकिन फिर कल रोज़ैन ने ट्विटर पर सदर ओबामा की करीबी साथी और सदारती अमले की एक अहम रुकन वैलेरी जैरेट को इख्वानुल मुस्लिमीन और प्लैनेट ऑफ द एप्स की औलाद करार दिया। ट्विटर पर तूफान बर्पा हो गया। लाखों लोग #रोज़ैन के साथ ट्विटर पर टीवी चैनल ABC से प्रोग्राम बंद करने का मुतालबा करने लगे। शो से मुंसलिक अफराद ने प्रोग्राम से नाता तोड़ने का ऐलान किया और कास्ट मेंबर्स ने भी फैंस पर वाजे किया कि वो रोज़ैन के ख्यालात से किसी तौर पर मुत्तफिक नहीं। कुछ ही देर में फिर ABC ने शो कैंसिल कर दिया और दीगर कई चैनल्स ने उसकी पुरानी इक़सात पेश करने से भी इनकार कर दिया। उनके बहुत से फैंस का रोज़ैन के फैंस का कहना है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है क्योंकि दूसरे कमेडियन भी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन रोज़ैन पहले भी कई बार सोशल मीडिया में नस्ल परस्त ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं। उन्होंने इस ट्वीट पर माफ़ी तो मांगी है, लेकिन इस वाक़े से सीखा क्या है? इसके बारे में उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कॉमेडी का पहला उसूल यह है कि अपने से ज़्यादा मशहूर शख्स का मजाक ना उड़ाएं, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इस पूरे तनाज़े से एक और बात भी ज़ाहिर होती है, और वो ये कि अल्फाज चाहे मुंह से कहे जाएं या सोशल मीडिया पर टाइप किए जाएं, उनमें बहुत ताकत होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे फेसबुक पेज पर आइए, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू, और हमें अपनी राय दीजिए या फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल और वहाँ पर हमसे बात कीजिए। एड्रेस है @urduvoa। कारोबारी और तहकीकी इदारे अब खला को भी बिजनेस के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। इससे हमें और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसकी कुछ मिसालें देखते हैं आज के टेक सेगमेंट में। 3, 2, 1। ज़मीन की तरह खला भी एक मसरूफ़ जगह बनती जा रही है। ये एक तरह से स्पेस 2.0 या ऐसे है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही हो। आखिरकार कारोबारी शोबा इस जानिब आ रहा है और कुछ दिलचस्प चीजें करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो न सिर्फ मुस्तकबिल के इंसान के लिए खला में बल्कि आज के इंसान के लिए जमीन पर भी फायदेमंद होंगी। हमने 200 सैटेलाइट्स खला में भेजी हैं जो रोजाना जमीन की तस्वीर लेती हैं। ये तस्वीर इससे पहले साल में एक बार या चंद सालों में एक बार ही हासिल की जाती थी। जैसे इन तस्वीर में आपको टेस्ला कंपनी की गीगा फैक्ट्री की तामीर नजर आएगी और ये मिस्र की एक बंदरगाह है।
इस टेक्नोलॉजी के ऐसे फ़वाइद हैं जो बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी पर असर डालते हैं। उनसे हासिल होने वाले डाटा को फसलों की पैदावार बढ़ाने से लेकर सरहदों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी चंद माह पहले लॉन्च की गई सैटेलाइट में लेज़र कम्युनिकेशन की सहूलत थी, जिससे 200 मेगाबाइट्स फी सेकंड ज़्यादा तेज़ी से डाटा ज़मीन पर भेजा जा सकता था और वो दूसरी सैटेलाइट से बातचीत भी कर सकती थी। ऐसी सैटेलाइट्स के अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस भी कारोबारी कंपनियों और तहकीकी इदारों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। अमरीकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद खलाबाज इंसानों को खला में भेजने के लिए ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जो ज़मीन पर मुमकिन नहीं, जैसे ये खला में हड्डियों को पहुंचने वाले नुकसान पर किया जाने वाला तजुर्बा जो जमीन पर भी इंसानों की मदद कर सकता है। इसका मकसद खलाई माहौल में हड्डियों के भुनने और पट्ठों के तहलील होने और मामूली कशिश शकल से हमारे हयातियाती निज़ाम पर पड़ने वाले असरात को देखना है। और अब तो खला में मिलने वाले कारोबारी मौक़ों में मरीख भी शामिल हो गया है। नासा की चांद और मरीख पर इंसान को भेजने की तैयारियों को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में जमीन के गिर्द खला बहुत मसरूफ होने वाली है। एलिज़ाबेथ ली के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। माह रमज़ान के दौरान जितनी अक़ीदत से रोज़ा रखा जाता है उतनी ही शिद्दत से इफ्तार में लजीज खानों का इंतज़ार भी किया जाता है। तो हमारे साथी रितुल जोशी ने जब हमें भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के चांदनी चौक में इफ्तार की रौनक और वहाँ रमज़ान के ख़ास पकवानों के बारे में बताया तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाएं। तो चलते हैं चांदनी चौक रितुल जोशी के साथ। पुरानी दिल्ली वैसे तो साल भर गुलजार रहती है, लेकिन रमज़ान के दौरान जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के ठीक सामने बाजार मटिया महल रोज़ेदारों की खास पसंद होता है। हाजी मोहम्मद हुसैन के पकौड़ों पर टूटी भीड़ देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है कि इफ्तार का वक्त होने को है। माशाल्लाह इसकी तैयारी चलती है 5-6 घंटे और 1 घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर पूरा साफ हो जाता है। ज्यादातर दिल्ली वालों की सहरी भी मटिया महल की फेनी और खजले से ही होती है। फेनी मोटी हो या बारीक, तली या सूखी, हर किस्म का एक खास जायका है। इसके बगैर सहरी जो है वो अधूरी रहती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके इसको और खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। रात में सो के उठने से पहले इसको भिगो दिया जाता है, उसके बाद सहरी में से खाया जाता है। फेनी की तरह खजला भी मैदे से बनता है और दूध और शक्कर के साथ खाया जाता है। दूध से बने मटका फेरनी, शाही टुकड़ा और रबड़ी जैसे मीठे रोजेदारों के लिए ईद की खुशी को दुबाला कर देते हैं। सोहन हलवा और इमरती ये आपको जाड़े इस रमज़ान के महीने में कम खाने को मिलेंगी, क्योंकि वो दे इवेंचुअली दे आर ड्राई, तो उसको खाने के बाद फिर आपको प्यास लगती है। ये कूलेंट्स हैं, इसमें दूध है। जामा मस्जिद में हलचल बढ़ रही है। इफ्तार का सामान सज चुका है। एक धमाके के साथ इफ्तार का ऐलान होता है और रोजा खुल जाता है। मगरिब की नमाज के बाद लोग एक बार फिर रुख करते हैं मटिया महल का। शहर के 115 साल पुराने करीम्स रेस्टोरेंट के कबाब और नहारी के बगैर कई लोगों का इफ्तार अधूरा होता है। रमज़ान में पूरी रात दुकान चलती है। वो दोनों फैट रिच भी होते हैं और दिन भर जो न्यूट्रिशन का लॉस हुआ है तो उसको मेरा ख्याल है क्विकली कंपेंसेट करने में उससे मदद होती होगी, क्योंकि वो फैट, क्वाइट लॉट ऑफ दैट फैट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। असलम भाई की दुकान 20 ही साल पुरानी है, लेकिन इनके मक्खन और क्रीम में नहाए चिकन टिक्का कबाब को ज़ौक़ और शौक़ से खाने वालों में आम और ख़ास सब शामिल हैं। राहुल गांधी सर हमारे खाना खाने आए स्पेशली यहाँ पर, हमने इनको ना बुलाया ना कुछ कराया। सुहेल खान, अरबाज खान भी आए, अनिल कपूर भी आया। यहाँ के कुछ खास शरबत भी बड़े मशहूर हैं, जैसे दूध और तरबूज से बना मोहब्बत का शरबत। इस शरबत से भी कहीं ज्यादा मीठा और सुकून भरा है। मोहब्बत और मिलजुल कर रहने का जज्बा जो रमजान के महीने में हर तरफ फैला नजर आता है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। वाह, तो आप माह रमज़ान में क्या खाना पसंद करते हैं? इस स्टोरी के नीचे अपने कमेंट्स में हमें फेसबुक पे ज़रूर बताइएगा। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।